नमस्कार यूट्यूब बंधु और छात्र छात्राओं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये महत्वपूर्ण विषय विज्ञान की है। वो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये कंपटीशन से लेकर नॉर्मली क्लास 8, 9, 10th क्लास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कंपटीशन में भी इससे 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो आज हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम दुनिया के किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कोई एक वस्तु है और यहाँ से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यहाँ से हम किसी वस्तु को देखते हैं और ये प्रकाश का कोई माध्यम है। ये प्रकाश का कोई माध्यम है। तो हम इस वस्तु को देखने के लिए प्रकाश सबसे पहले इस वस्तु पर पड़ता है और इस वस्तु पर पड़ने के बाद इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्रों पर बनता है और तब जाकर के हम वस्तु को देख पाते हैं। इस कारण से प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश वस्तु पर पड़ा, वस्तु के बाद प्रकाश परावर्तित हुआ तो परावर्तित होने के बाद हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो दुनिया के किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश के परावर्तन की घटना सहायता करता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम आते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन भी एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस का। और प्रकाश के अपवर्तन का भी 2-3 घटना होता है। जैसे कि एक गिलास है और एक गिलास में जो सिक्का होता है वो सिक्का अपने स्थान से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। सिक्का अपने स्थान से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, थोड़ा ऊपर प्रतीत होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन का घटना है। ये प्रकाश के अपवर्तन का घटना है। इसी प्रकार से नदी में मछली को अपने स्थान से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन का ही घटना है। इसी प्रकार नदी के किनारे लगा पेड़ थोड़ा क्षैतिज प्रतीत होता है, यह प्रकाश के अपवर्तन का घटना है। तो ये सभी प्रकाश के अपवर्तन का घटना है। प्रकाश का अपवर्तन, जो गिलास में रखा चम्मच है वो भी क्षैतिज प्रतीत होता है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन का घटना है। तो ये सब महत्वपूर्ण विषय है। अब हम जानते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, हम लोग प्रकाश का अपवर्तन समझ गए, प्रकाश का परावर्तन समझ गए। अब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश, एक सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश होता है, इसको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। और श्वेत प्रकाश का कोई पुंज, ये प्रकाश का कोई पुंज है और ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है। तो प्रकाश जब प्रिज्म से होकर, प्रकाश जब प्रिज्म के पास आता है और यह प्रिज्म के पास आकर यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म से जब प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश है, और श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में प्रवेश करता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो 7 रंग में जो विभक्त हो जाता है, यह घटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है।
या वर्णपट, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं और इस मानचित्र को प्रकाश का वर्णपट कहते हैं। प्रकाश का वर्णपट, तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना है। अब हम, ये श्वेत प्रकाश है, यहाँ पे ये 7 रंग है बेंजामिन पिनाहला, ये 7 रंग है इसमें बेंजामिन पिनाहला, इसमें 7 रंग होता है। तो हम लोग समझ गए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हम लोग थोड़ा समझ जाते हैं प्रकाश का प्रतिबिंब, किस जगह पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ छोटा बड़ा बनता है। वीडियो में बने रहिए, हम बताते हैं कि प्रकाश का प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ फोकस है और ये 2f1 है। यहाँ वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप गौर से देखिएगा तो आज के बाद आप प्रतिबिंब में कभी ना फंसिएगा कि कैसन प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो हम लोग चलते हैं, ये यदि हम वस्तु को यहाँ रखते हैं, यदि हम, ये वस्तु है, यदि हम वस्तु को यहाँ रखते हैं, वस्तु को अनंत, ये अनंत है, ध्यान दीजिएगा ये अनंत है, अनंत। यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये फोकस पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये फोकस पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। हम इसको दर्शा लेते हैं U1 और V1 से। यहाँ अगर हम वस्तु को U1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमको V1 पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, यदि हम वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, हाँ एक बात यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब देखिए ये वस्तु अनंत पर है और ये फोकस पर काफ़ी दूर है, यहाँ से काफ़ी दूर है। जब हम काफ़ी दूर से वस्तु को देखते हैं तो हमें वस्तु छोटा प्रतीत होता है, हमें वस्तु छोटा प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ से जब वस्तु को हम यहाँ रखेंगे और यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये प्रतिबिंब छोटा होगा, ये प्रतिबिंब छोटा होगा। इसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, यदि हम वस्तु को 2f1 मतलब अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लाते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे वस्तु को लाते हैं तो प्रतिबिंब जो हमारा होगा ये प्रतिबिंब हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा। यहाँ पे हम U2 डाल सकते हैं, इसको यहाँ V2 हो जाएगा, यहाँ पे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु जितना नज़दीक आ रहा है प्रतिबिंब उतना बड़ा बनते जा रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम अब वस्तु को हम थोड़ा और लाते हैं और वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ला देते हैं, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर लाते हैं। तो वस्तु को यदि हम वक्रता केंद्र पर ला दिए, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ला दिए तो प्रतिबिंब भी मेरा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ये निश्चित है। वस्तु को यदि हम वक्रता केंद्र पर लाए तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ध्यान दीजिए। और ये प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा, प्रतिबिंब जो है ये वस्तु के आकार के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं और हम वस्तु को ले चलते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु को हम ले आए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वस्तु को हम ले आए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच लाएंगे तो ये प्रतिबिंब जो है ये प्रतिबिंब 2f अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा,
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। प्रतिबिंब अपेक्षाकृत बड़ा होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि इधर प्रतिबिंब छोटा हो रहा था, तो इधर छोटा हो रहा था, जैसे जैसे ये इधर आएगा वैसे वैसे बड़ा होता चला जाएगा, तो प्रतिबिंब अपेक्षाकृत बड़ा बनेगा। अब हम वस्तु को उठा के फोकस पर रख देते हैं। यदि वस्तु फोकस पर आ जाएगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये अनंत है, इसको आप अनंत कह सकते हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र के बाद की दूरी अनंत कहलाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। तो हम क्या देखें? हाँ, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। तो हम क्या देखें कि वस्तु जब अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वस्तु जब वक्रता केंद्र पर जाएगा, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ वस्तु के आकार के बराबर होगा। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा। वस्तु जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो जाएगा, तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और वस्तु जब फोकस पर चला जाएगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा होगा, प्रतिबिंब यहाँ बहुत बड़ा होगा। तो इससे हम सीख लिए कि प्रतिबिंब कहाँ पे कैसा बनेगा, किस स्थिति में वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब किस स्थिति में बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा, हर एक प्रकार से हम ये समझ लिए। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो अपना स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।